आज हम लोग हिस्ट्री मॉडल सेट 4 को देखते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं वो बाजार गैस पेपर के आधार पर बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आपका OMR सीट पर जो एग्जाम होगा 40 नंबर का, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो वो है हरिशेषन ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य। चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो कनिष्क। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है गणतंत्र। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहां लोग अपना घर बनाते हैं। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं तो तांबे के। कालीबंगा स्थित कहाँ है? तो राजस्थान में। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ब्रिटेन में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? तो उदयभद्र द्वारा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। आईन अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर ने। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया कहाँ था? दक्षिणी भारत में। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ। इब्न तूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? तो अरबी में। निम्न में से महिला संत थी? तो इनमें से सभी, मतलब मीरा, अंडाल और कराईकल। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। गोपुरम का संबंध है मंदिर से। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर साम्राज्य से। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था या थी? तो कुंवर सिंह। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिंधो। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 1917 को। दामिन ई कोह क्या था? तो भूभाग। कॉर्नवालिस कोड बना 1793 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 में। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो 1773 में। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी तो 1853 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो संविधान में। ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो इसमें है 26 चिन्ह। दूसरा क्वेश्चन है, महाकाव्य काल में चंडाल किसे कहा जाता था? तो महाकाव्य काल में शवों की अचेष्टा तथा मृत पशुओं को छूने वाले को चंडाल कहा जाता था। मतलब जो शव को जलाते थे और जो मृत पशु को छूते थे उन्हीं को चंडाल कहा जाता था। मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं, इसकी रचना कब हुई थी? तो मनुस्मृति धर्मशास्त्रों एवं धर्मसूत्रों में सबसे बड़ा ग्रंथ था जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ। अल बरूनी कौन कौन सी भाषा जानता था? तो फारसी, सीरियाई, संस्कृत और हिब्रू आदि भाषाएं जानता था। आमिर खुसरो कौन था? तो कवि था, संगीतज्ञ था और शेख निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था। 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था अथवा स्वतंत्रता संग्राम? अपने उत्तर की पुष्ट में तर्क दीजिए। तो 1857 की क्रांति स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्रता संग्राम था क्योंकि इस क्रांति में प्रत्येक धर्म, जाति एवं समूह के लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। इस कारण इसे जन क्रांति की संज्ञा भी दी गई।
नव गॉथिक शैली की 2 इमारतों तथा इसमें धन लगाने वाले भारतीयों के नाम लिखिए। तो यूनिवर्सिटी हॉल काउसजी जहांगीर रेड्डीमनी तथा राजा बाई टावर प्रेमचंद रायचंद। अब है लघुत्तरीय प्रश्न, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं? तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था C12 तो स्थिर रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। अगला है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास को जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान पुरातत्व पर ही आधारित है। 10वां है गौतम के प्रमुख उपदेशों का वर्णन करें। तो गौतम बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। वे आत्मा परमात्मा के निरर्थक विवादों से दूर रहते हुए तत्कालीन समस्या के समाधान के लिए 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। पहला, संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत करने से मनुष्य सभी दुखों से छुटकारा पा सकता है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए 8 मार्ग बताए जिसका उन्होंने स्वयं भी पालन किया था। अगला है अल बरूनी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो अल बरूनी महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध इतिहासकार था। भारत पर महमूद के आक्रमणों के समय वह महमूद की सेना के साथ भारत आया था। यहाँ उसने भारतीय सभ्यता व संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय साहित्य का अध्ययन किया। अल बरूनी ने अपने अनुभवों को तथा महमूद के आक्रमणों के विनाशकारी प्रभावों का वर्णन अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में किया था। अल बरूनी के विचारानुसार उन दिनों भारत में राजनीतिक एकता का सर्वथा अभाव था। द्वेष भाव के कारण राजा अपने साथी राजा का साथ न देकर दुश्मन का साथ देते थे। अशिक्षित जनता विभिन्न देवी देवताओं में विश्वास रखती थी। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था, किंतु बाल विवाह प्रचलित थी। हिंदू समाज में अनेक जातियां तथा वर्ग थे। हिंदुओं के रीति रिवाज नैतिकता के उच्च नियमों पर आधारित थे। 12वां क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुए? तो अस्थायी बंदोबस्त से लाभ, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी और जमींदार दोनों लाभान्वित हुए। साथ ही कृषि का विकास भी हुआ, परंतु किसानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। पहला, कंपनी की आय निश्चित होना। कंपनी को प्रतिवर्ष होने वाली आय का अनुमान हो गया। इससे अस्थिरता की स्थिति समाप्त हो गई। अधिक लगान की वसूली और इससे होने वाले कम खर्च से कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़, यहाँ हो जाएगा सुदृढ़ हो गई। दूसरा है जमींदार वर्ग का उदय। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप कंपनी और किसानों के मध्य बिचौलियों के रूप में एक जमींदार वर्ग का उदय हुआ। यह वर्ग अंग्रेजों का समर्थक बना रहा। तीसरा है जमींदारों को लाभ। तो अस्थायी व्यवस्था से जमींदार लाभान्वित हुए। जमीन पर उनका पैतृक अधिकार हो गया। किसान उनके रैयत बन गए। वसूले गए लगान से हिस्सा मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। फिर है कृषि का विकास। तो लगान निश्चित होने से किसान और जमींदार दोनों ने कृषि के विकास में रुचि ली। 13 नंबर क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन जो क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का उपाय सुझा सके। समिति ने इसके लिए कठोर नियमों की सिफारिश की। उदाहरण स्वरूप किसी भी व्यक्ति को मानसंदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाए, उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाए, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित किया जाए इत्यादि। समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1918 में आई। भारतीय नेताओं के कड़े विद्रोह के बावजूद सरकार ने 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और इसका विरोध किया। भारतीयों ने काला कानून का वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए नारा दिया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। अगला है चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे? तो चंपारण के किसानों को अपने भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। किसानों को नील का फसल बागान मालिकों के यहाँ बेचना पड़ता था। उन्हें कई प्रकार के कर देने पड़ते थे। अपनी खेत बेचने पर उन्हें मालिकों को बड़ी धनराशि देनी होती थी। उनसे बेगार लिया जाता था। उन पर शारीरिक अत्याचार भी किया जाता। गांधी जी ने इन अत्याचारों के विरुद्ध किसानों को अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन करने की प्रेरणा दी। इसके फलस्वरूप अंग्रेजी सरकार
सरकार ने एक जांच समिति बनाई। इस समिति की सिफारिश पर चंपारण कृषि कानून बनाया गया। इससे किसानों पर किए गए अत्याचार समाप्त हो गए, किसानों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अब यहाँ से है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों, और इसको आप लोग देख लीजिए, ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा है और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। और ये सारे नोट्स आपको क्रोम में जाकर DRGP82 लिख कर सर्च कीजिएगा और वहाँ आपको दीपक कुमार लिखा हुआ मिलेगा। उस दीपक कुमार को क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ ये नोट्स भी मिल जाएगा, जहाँ से आप देख के उतार सकते हैं या फिर वीडियो को देख देख के भी उतार सकते हैं। तो 15 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विवरण दें। तो इसको आप लोग एक नज़र देख लीजिए या वीडियो रोक के उतार भी सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास में मूर्ति कला के महत्व को लिखें। तो ये काफ़ी लंबा है, इसको आप लोग शॉर्ट करके भी अपने से लिख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का इतिहास संक्षेप में लिखें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, संताल विद्रोह के कारणों तथा परिणामों की समीक्षा करें। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास से। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुविधा के लिए YouTube के सारे वीडियो विभिन्न विषयों के और साथ ही सभी विषयों के नोट्स आप लोगों को एक ऐप पर मिल जाएगा। ये ऐप मैंने आप लोगों के लिए ही अपने से तैयार किया है और इसको हम लोग गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए गूगल पैसा लेता है। और चूँकि मैं पैसा पेड नहीं कर रहा हूँ उसको, तो आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या अगर आपको डिस्क्रिप्शन से नहीं देखना है तो आप क्रोम ब्राउज़र में जाकर DRGP82 लिखकर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट में ही दीपक कुमार यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं दीपक कुमार लिखा हुआ मिला है। यहाँ पर जाके हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये मेरा साइट खुलेगा और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3 डॉट जो दिख रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे खसकाएंगे और यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स प्लस ऐप मिलेगा। बस इसको जाके आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ड्राइव को ओपन करेंगे। ड्राइव में आप किस ईमेल से करना चाहते हैं तो उस ईमेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पैकेज इंस्टॉलर करके आपको मिलेगा, बस इसको क्लिक कर देना है और ये आपका DRGP82 APK जो है वो आपको डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं डाउनलोड हो गया और डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। खुलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, जैक क्लास 11 to 12 ऑल सब्जेक्ट नोट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, क्लिक नाउ। तो यहाँ पर 9 से 10th का नोट्स आपको मिल जाएगा, यहाँ 11 से 12 का नोट्स मिल जाएगा और यहाँ पर 11th का मॉडल क्वेश्चन सारा मिलेगा, यहाँ पर क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ क्विज के प्रश्न हैं। तो एक हम खोल के दिखाते हैं। मान लिया 11-12 को क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये सर्चिंग लेगा और आपका यहाँ 11-12 का खुल जाएगा। अब आप 11-12 में क्या है कि क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, यहाँ थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो क्लास 11th का संस्कृत है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं क्लास 12th का है, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, ये सारा चीज़ है। फिर यहाँ पर हम लोग बैक बटन क्लिक करके 2 बार लगातार क्लिक करेंगे, फिर पीछे आ जाएंगे। यहाँ पर BA MA इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा, साथ ही कंपटीशन का भी है ये नोट्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको सारा YouTube वीडियो मिल जाएगा, क्लास 12 YouTube वीडियो। यहाँ ग्रुप A इकोनॉमिक्स का है, ये ग्रुप B जो पेपर है इकोनॉमिक्स का, ग्रुप B, इसमें सारा नोट्स मिल जाएगा आपको। ये है आपका मॉडल क्वेश्चन का वीडियो, ये है ज्योग्राफी का, ये इकोनॉमिक्स का, ये ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, सारा का यहाँ नाम लिखा हुआ है। जिस विषय का आपको मॉडल क्वेश्चन का वीडियो देखना है उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं ये। और इसके नीचे है क्लास
11th यूट्यूब वीडियो, तो यहाँ से क्लास 11th का भी वीडियो विषयवार आप देख सकते हैं। और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ क्लास 9-10th का है, साथ ही यहाँ मेरे सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, तो इसको छोड़ दीजिए, आपका ज़रूरत का ये है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ से आपको क्या है, लिखित ये सारा नोट्स मिलेगा, और ये सारा लिखित नोट्स है, और नीचे में सारा यूट्यूब वीडियो है। ये छोटी सी जानकारी थी। तो इस तरह आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपने हिसाब से आप एक ही जगह पर यूट्यूब का वीडियो भी देख सकते हैं और नोट्स को भी देख सकते हैं।